गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना, दैट इज़ स्लेटर रूल। स्लेटर जो है बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने रूल दिया था और इस रूल को हम बोलते हैं स्लेटर रूल। अब ये जो रूल है ये बेसिकली किसके लिए है कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म का यहाँ पे मीन क्या है। देखो न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या होता है कि कितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, बट अभी हमने जो पढ़ा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या होते हैं कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो जो है स्क्रीन होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में, अब जैसे मेरे पास ये है सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इनर मोस्ट शेल है और मैं इसकी बात करती हूँ आउटर मोस्ट शेल की, कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या होगा कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे वो जो है स्क्रीन होंगे न्यूक्लियस से। ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्यों? ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअल में जो चार्ज है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं वो क्या होता है, चार्ज कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग की वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज जिन्हें फेल्ट करना चाहिए तो उतना ये फेल्ट नहीं करे, वो कम होता है और उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करती हूँ, सपोज करो मेरे पास 2s ऑर्बिटल है, 2s में जो है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो 2s में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो है फुल चार्ज, जितना न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतना एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिकॉज इसके अंदर एक और शेल प्रेजेंट होगी। कौन सी शेल होगी? वो 1s2। वो 1s2 में शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इस 2s वाले इलेक्ट्रॉन को जो है स्क्रीन करेंगे, जिसकी वजह से जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो ये इलेक्ट्रॉन फील नहीं करेगा। तो इस चार्ज को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीन्स क्या है कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कि जो हमारे पास वेरियस इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या है, वो वर्क करेंगे एज अ स्क्रीन। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो इनर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीनिंग का काम करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस से जो है स्क्रीन करेंगे। और इस जो ये स्क्रीनिंग है, इस स्क्रीनिंग को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इस स्क्रीनिंग की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कुछ कम चार्ज फेल्ट करेंगे, और उस चार्ज को हम जितना वो फेल्ट कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हुई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जितना एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा वही उन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या हो रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो स्क्रीन होंगे न्यूक्लियर से ड्यू टू द इनर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या है वो जितना एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज उन्हें फेल्ट करना चाहिए था वो उससे कुछ कम चार्ज फेल्ट करेंगे ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इस चार्ज को जो वो फेल्ट कर रहे हैं इस चार्ज को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जितना एक्चुअल में चार्ज होना चाहिए और स्क्रीनिंग की वजह से, उसको हम एक कॉन्स्टेंट बोलते हैं, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से अगर हम स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको हम जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है, जेड, माइनस कर देंगे एस। एस यहाँ पे क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इनर इलेक्ट्रॉन जो है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है जितना ज़्यादा स्क्रीन करेंगे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को उतने ही इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर है, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। वाइस वर्सा, अगर हमारे पास स्क्रीनिंग जो है कम हो रही है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की तो एस की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। उस केस में जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हाई होगा, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फील करेंगे। ओके, अब जो स्लेटर ने जो है कुछ रूल्स प्रपोज किए थे, अब यहाँ तो मैंने एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज तो देखो हमें पता होता है कितना है। अब मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो स्लेटर ने जो है कुछ रूल प्रपोज किए थे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। वो रूल्स क्या है हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है, जो भी आपके पास एलिमेंट गिवन है उसके जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ग्रुपिंग कर लेंगे। और ग्रुपिंग भी किस तरीके से करेंगे, 1s
2s 2p, सेम एन वैल्यू को 1s 2s 2p सेम उसमें आएंगे ग्रुप में। ऐसे नेक्स्ट 3s 3p, 3d को इसने अलग ग्रुप में रखा है, 4s 4p, देन 4d को अलग ग्रुप में, 4f को फिर से नेक्स्ट सेपरेट ग्रुप में, 5s 5p, उसके बाद आ जाएंगे 5d, देन 5f, उसके बाद 6s 6p एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है इन्होंने ग्रुपिंग कर दी। सेम एन वैल्यू के जो एस एंड पी है उनको एक में रखा, डी को अलग ग्रुप में, एफ को अलग ग्रुप में, और जैसे जैसे एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है ग्रुपिंग भी जो है इस तरीके से आगे इंक्रीज होंगे। एस और पी ऑर्बिटल जो है सेम एन वैल्यू के उनको एक जगह पे ग्रुपिंग किए और डी एंड एफ को जो है सेपरेटली लिखा है। तो फर्स्ट रूल तो यही है कि आपके पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन गिवन है आप उसको जो है इस वे से जो है ग्रुपिंग कर लोगे। अब सेकंड क्या आते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वो सीक्वेंस, हमें जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल देती हूँ फिर ये रूल बताती हूँ क्या है। मेरे पास ऐसे कोई ग्रुपिंग मुझे गिवन है, मुझे इस वाले 3s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो जो स्क्रीन करता है वो स्क्रीनिंग कौन करेगा, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स करेंगे ना, आउटर मोस्ट तो स्क्रीन नहीं करेंगे। तो अगर मुझे 3s की वैल्यू निकालनी है तो इससे हायर वाले जितने भी हैं इनकी जो है कोई भी स्क्रीनिंग नहीं होगी। स्क्रीन इसको कौन करेंगे, सिर्फ इनर मोस्ट वाले। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन द सीक्वेंस देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन डू नॉट स्क्रीन दोज इन लोअर ग्रुप्स, कि उस केस में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका वो जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बिकॉज जो स्क्रीनिंग हो रही है वो इनर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन करेंगे, आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं करेंगे। ओके, थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल है इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम ग्रुप में है, इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ग्रुप, उस केस में जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 0.35। यहाँ पे हमने क्या बात की, इलेक्ट्रॉन्स इन हायर ग्रुप। अगर हमारे पास हायर ग्रुप में कि जिस इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर कर रहे हैं हायर ग्रुप, देन इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर उससे ऊपर वाले ग्रुप में तो कोई प्रेजेंट है तो उस केस में जो कंट्रीब्यूशन है एस की वैल्यू वो कितनी होगी, 0 होगी। और अगर सेम ग्रुप में प्रेजेंट है तो वैल्यू कितनी होगी, 0.35। जैसे सपोज करो मैं इसी के लिए कैलकुलेट कर रही थी वैल्यू 3s के लिए, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, तो बाकी जो रिमेनिंग है उसे जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से। ओके, और इस केस में भी S इज इक्वल टू 0.35 वैल्यू है, बट अगर हम 1s इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक 1s इलेक्ट्रॉन दूसरे 1s इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर रहा है, तो उस केस में इसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो कंट्रीब्यूशन जो है होगी 0.30। जैसे सपोज करो 1s2 है, 1s2 का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को स्क्रीन करेगा तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, 0.30। फोर्थ रूल आते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ns या फिर np, इन दोनों में से किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिसको आपने कंसीडर करना है, तो इससे जो नीचे वाली शेल होगी मीन्स n-1 शेल जो होगी वो कंट्रीब्यूट करेगी 0.85 ईच। एक के लिए इतनी वैल्यू है, आपको सपोज 5 का निकालना तो 5 इंटू 0.85 कर दोगे। और अगर इससे भी डीपर शेल है मीन्स n-2 है या फिर n-3 है, कितने भी हो सकते हैं इससे डीपर, उसके लिए जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1.0। आपको जो है ये 3-4 वैल्यू सीलान रखनी है कि किसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, इसके बेस पे जो है फिर हम अब आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करेंगे। ओके, NS और NP में प्रेजेंट है। अब जैसे सपोज करो मैं लेके चलती हूँ, इसे लेके चलती हूँ, NS और NP में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n-1 शेल कौन सी होगी, 2s और 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 8 इंटू 0.85। अब इससे लोअर कौन सी है, ये वाली शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इंटू 1.0। तो अगर एक लोअर शेल है तो उस केस में कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 0.85, और उससे डीपर जितनी भी है n-2 है, n-3 है, n-4 भी है, सबके लिए जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो आएगी 1.0। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या है, अभी तो इलेक्ट्रॉन था NS या फिर NP में, अगर वो कह रहे कि ND और NF में अगर इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने भी लोअर ग्रुप्स हैं सभी के सभी, उसमें हम ये नहीं देखने कि n-1 है, n-2 है, लोअर ग्रुप जितने भी होंगे सभी कंट्रीब्यूट करेंगे 1.0।
अभी थोड़ा सा वैल्यूज लर्न कर लो, भी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको क्लियर होगा किस तरीके से मैं कह रही हूँ वैल्यू। ओके, अब जैसे मैं सपोज करो यहीं पे लेके चलती हूँ, मैं 3D की बात कर रही हूँ, मेरे पास 3D में इलेक्ट्रॉन है, मुझे उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है। ये सभी 3D से लोअर वाले हो गए, टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 2, 4, 10, 12, 18, 18 इंटू 1.0, टोटल जो स्क्रीनिंग आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। ओके, इस वे में जो है हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्चुअल चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय दैट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अब देखो न्यूमेरिकल इसका करते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे आपके पास सपोज करो गिवन है ऑक्सीजन एटम में जो है आपको ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर वन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन 2p ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमें इसमें से जो है ये निकालनी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके लिए कैलकुलेट करना है। अब देखो रूल बाय रूल चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। 1s2 एक ग्रुप में, 2s2, 2p4 एक ग्रुप में। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, s निकालना है। अगर हमारे पास सेम ग्रुप में होता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है, 0.35, 0.35 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल प्लस, अब n-1 पे जाएंगे, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है, 0.85, 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल। अब देखो 0.35 इंटू सेम शेल में हम 2p4 के एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2p में जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन खुद को तो देखो स्क्रीन नहीं करेगा, बाकी जो रिमेनिंग है, तो एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसको छोड़ने के बाद मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे सेम ग्रुप में, 5 रह जाएंगे। टोटल 6 हैं, एक की तो हम स्क्रीनिंग कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो 5 ये, तो 0.35 इंटू 5 प्लस आगे है 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल। n-1 ये होगी n-1, इसमें कितने हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ जाएगा इंटू 2। अब इसको सोल्व कर दोगे, 0.35 इंटू 5 1.75 प्लस 1.70, इसका टोटल कर लेंगे 3.45। ये आगे वैल्यू आपके पास एस की स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ऑक्सीजन के लिए एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का अगर हम न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करें 8 होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है जेड स्टार, जेड माइनस एस 8 माइनस 3.45 4, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 4.55। इस वे में जो है हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द आउटर मोस्ट 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कैलकुलेटेड। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमें जो है क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसके 3p ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 4, 10, 12, 17 हो गई पूरी। अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे, ये ग्रुप में आ जाएगा, ये सेकंड ग्रुप में, ये थर्ड ग्रुप में। मुझे 3p इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर से एस इज इक्वल टू, पहले सेम शेल लेंगे, 0.35 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल प्लस 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल। अब देखो ये nth शेल, ये n-1 और ये n-2। n-2 के लिए कितनी है वैल्यू, 1 प्लस 1.0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2 शेल। अब करते हैं कैलकुलेट, 0.35 सेम शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक के लिए तो हम स्क्रीनिंग निकाल रहे हैं, तो कितने रह गए रिमेनिंग, 6 प्लस 0.85
n-1 में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 n-2 में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कर देंगे सोल्व। सबको ऐड कर दो टोटल। ये आ जाएगा 10.90 वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कॉन्सेंट। क्लोरीन का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है 17। ये माइनस कर दोगे 10.90 कितना आ गया 6.1। ये देखो मतलब कि एक्चुअल में चार्ज कितना है इसका 17 बट ये फेल्ट ओनली कितना कर रहा है 6.1। इट इज़ ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके इस वे में जो है आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी एक दो और प्रॉब्लम्स करते हैं इसके सोल्व। अब एक डी और एफ वाला ट्राई कर लेते हैं। जैसे अब देखो अगर आपके पास कोई छोटे एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है तो उसका तो नेम आपको गिवन आएगा, आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बट अगर कोई हायर है तो उसकी आपके पास जो है कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन आ सकती है। जैसे आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज, आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f2 5s2 5p6 एंड 6s2। ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपको गिवन है। इसमें अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर वन ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन। 4f कौन सा है पहले मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। ये देखो 4f ये इससे ऊपर हायर वाले हैं, हायर वाले तो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो वो तो नेचुरली जीरो हो गए हैं। अब इसकी हम ग्रुपिंग करते हैं 1s एक ग्रुपिंग में 2s 2p एक में 3s 3p 3d सेपरेट 4s 4p एक में 4d सेपरेट 4f ये एंड लास्ट में 6s2। इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमें पता ही है जीरो हो जाएगी बिकॉज ये हायर उसमें प्रेजेंट है। ठीक है अब बाकी सबकी कैलकुलेट करते हैं। s इज इक्वल टू 0.35 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल। सेम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो 4f के 4f2 एक के लिए मुझे कैलकुलेट करना है कितना बचा 1 प्लस अभी मैंने जब रूल डिस्कस किए थे क्या बताया था डी और एफ के लिए लोअर जितने भी हो हम उसमें n-1 n-2 नहीं देखेंगे, सबके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल 1 है तो 1 इंटू लोअर देख लो कितने हैं, इससे लोअर आना है हमें 10 18 एंड 10 28 एंड 8 है ना 36 एंड 8 यहाँ पे है 44 एंड 2 46 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 46 ये आ गया 46। डी और एफ के केस में सिर्फ आपको जो सेम ग्रुप में प्रेजेंट है उनके लिए 0.35 करना है, बाकी उसके बाद जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन बचे हों सबके लिए 1 वैल्यू आएगी। बस इसको कर दो ऐड 0.35 प्लस 46 ये आ जाएगा 46.35। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज सीएम का कितना होता है 58। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे 58 माइनस 46.35 इज इक्वल टू 11.65। एक्चुअल में चार्ज कितना है 58 बट स्क्रीनिंग की वजह से ये सिर्फ कितना फेल्ट कर पा रहा है चार्ज 11.65। क्लियर। तो इस वे में जो है आपको ये कैलकुलेट कर लेने हैं न्यूमेरिकल्स। मैं आपको बाकी और न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करा दूंगी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको खुद ट्राई करके देखने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके अब ये तो स्लेटर रूल, अब आगे इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। अभी तो हमने रूल डिस्कस किया, एप्लीकेशंस। अब देखो स्लेटर रूल की एप्लीकेशंस की बात करूँ, फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि स्लेटर रूल जो है ये हमें क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन दे रहा है। इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स, कि हमने जो वो ऑर्डर पढ़ा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी में 1s सबसे नीचे देन 2s 2p, तो ये जो है हमें क्वांटिटेटिव, वो तो भाई हम थियोरेटिकल बात कर रहे थे, ये हमें जो है क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रहा है फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स। सेकेंड इसकी जो एप्लीकेशन है, देखो हम जब पढ़ते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम उसमें हम क्या देखते हैं
कि NS ऑर्बिटल और n-1 की मैं बात करूं, पहले जो हमारे पास फीलिंग होती है वो NS ऑर्बिटल की फीलिंग होती है, n-1d ऑर्बिटल की जो फीलिंग होती है वो NS के बाद होती है। इसको भी जो है स्लेटर रूल ने एक्सप्लेन किया था, दैट इट हेल्प टू एक्सप्लेन फीलिंग ऑफ NS ऑर्बिटल इन प्रेफरेंस टू n-1d ऑर्बिटल, कि पहले n-1d से पहले NS ऑर्बिटल की जो फीलिंग हो रही है दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्लेटर रूल। अब कैसे, देखो जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, पोटाशियम का एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ग्रुपिंग करेंगे इसकी। क्लियर। अब हम इसके लिए s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल, 1 इलेक्ट्रॉन है, अकेला तो खुद को नहीं करेगा, तो कितना हो गया 0, प्लस 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1, कितने हैं 8, इसके बाद लोअर जितने भी हैं सबके लिए 1, 8 ये है, 2 ये है, 10, इसको सोल्व करोगे 0. ये आ जाएगा 10, और इसको भी कर लो सोल्व, ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करोगे 16.80। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करें, 19 होता है पोटेशियम का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 0 2 2, ये आ जाएगा आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अभी तो मैंने क्या कहा, पहले फीलिंग किसकी करी, NS की फीलिंग करी, तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इतनी आती है। अब मैं इसको सेकंड वे में कॉन्फ़िगरेशन की, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s की बजाय 3d में चला जाता है, 3d1। अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं, वो सॉरी यहाँ नहीं आएगा यहाँ पे। अब s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 0.35 सेम शेल में 0, प्लस अब देखो d के लिए हमारे पास क्या होता है, लोअर में 1 होती है सबकी कंट्रीब्यूशन, टोटल ऐड कर दो 8 8 16 एंड 2 18 18। जेड स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करें, 19 माइनस 18 इक्वल्स टू 1। अब देखो अगर हमारे पास फीलिंग पहले n-1d सबशेल की फीलिंग होती है, उस केस में स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर पहले NS की फीलिंग होती है, इसकी जो स्क्रीनिंग है वो इससे कम है, मतलब कि इस केस में जो न्यूक्लियर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो पहले फीलिंग होती है वो NS वाले की फीलिंग पहले होती है एज़ कम्पेयर टू n-1d। ओके, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन 4s के केस में है तो उस केस में क्या हो रहा है, वो ग्रेटली अट्रैक्टेड होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है। जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो उस केस में क्या होगा, लोअर एनर्जी होती है, जितनी ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर होगी, तो इसकी एनर्जी जो है कॉन्फिगरेशन की लोअर होगी। तो स्लेटर रूल ने जो है इसकी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसने एक्सप्लेन किया था कि आपके पास NS ऑर्बिटल की फीलिंग जो है वो n-1d से पहले क्यों होती है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करूँ इसकी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। स्लेटर रूल की हेल्प से जो है देखो, जब हम d ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, अभी तो फीलिंग की बात कर रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो हम क्या पढ़ते हैं कि पहले जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो NS ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होगा एज कम्पेयर टू n-1d। अब जब हम फीलिंग कर रहे हैं, पहले फीलिंग हो रही है NS की, फिर फीलिंग हो रही है n-1d की, तो हायर एनर्जी पे तो ये हुआ ना, बट जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो फिर किस में से हो रहा है, NS में से पहले रिमूव हो रहा है एज कम्पेयर टू n-1d। तो इसको भी जो है हम स्लेटर रूल की हेल्प से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे जिंक वाला केस ही लेके चलते हैं, जिंक की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे, एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, इसकी अगर हम ग्रुपिंग करें, अब इसके लिए जो है अगर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो 0.35 इंटू 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है 1 आ जाएगा, प्लस 0.85 लोअर में कितने हैं 10 16 18, प्लस नीचे वाले सारे 1 इंटू 6 2 8 और 2 10, 0.35 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 15.30 प्लस 10, टोटल आ जाएगा 25.65। इस केस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आ रही है।
ठीक है। अब अगर हम इसे दूसरे वे से लेके चलते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अगर हम इसमें अब क्या करें कि इलेक्ट्रॉन जो है 3d के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम कैलकुलेट करें, s इज इक्वल टू 0.35 इंटू 9 प्लस नीचे वालों के लिए सबके लिए 1 कर देंगे, 8 ये है 2 10 और 18, कितनी आएगी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे इंटू प्लस 18, ये आ जाएगी वैल्यू 21.15। अब देखो दोनों के लिए अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करें, जिनका होता है 30 माइनस 25.65, यहाँ पे आ रही है वैल्यू 4.35, और अगर इस केस में कैलकुलेट करें 30 माइनस 21.15, इसको माइनस करोगे 7 8.85। अब देखो जरा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर है तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर वही सेम इलेक्ट्रॉन 4s में आ जाए तो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो इस केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दैट मीन्स कि जो 3d वाला है ऑर्बिटल, उसकी जो एनर्जी है वो 4s वाले से क्या होगी, लोअर होगी, और जिसकी एनर्जी लोअर होती है उसमें से तो बाद में ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं ना, पहले हायर एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। क्लियर, कि इस वे में जो है हम ये बता सकते हैं कि जो पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं वो ns ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव हो रहे हैं एज कम्पेयर टू n-1d सबशेल। ओके, तो ये जो दोनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी स्लेटर रूल की, कि एक तो कि फिलिंग के टाइम पे एनर्जी का ऑर्डर देखना, और सेकंड कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तब उसका ऑर्डर क्या होगा। अब हम आगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। फोर्थ एप्लीकेशन, स्लेटर रूल की हेल्प से जो है हम, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्टडी कर रहे हैं। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपके पास ज़्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो उसका मतलब क्या होगा, जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। तो इसकी हेल्प से जो है एटॉमिक साइज, इसकी जो और प्रॉपर्टीज़ है लाइक आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मीन्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से होंगी वो जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। It helps to explain variation in periodic properties of elements, कि जो वेरिएशन आ रही है, हाई होगी वैल्यू, लो होगी, वो जो है हम स्लेटर रूल की हेल्प से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिजिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, अब देखो हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम है, एक कीटायन है और एक एनायन है, कि जो कीटायन होता है उसका साइज जो है हमेशा न्यूट्रल एटम से स्मॉल होता है, और एनायन जो होता है उसका साइज जो है न्यूट्रल एटम से लार्ज होता है। वो किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन कि कीटायन का जो साइज़ है वो पेरेंट एटम से स्मॉल होगा, और जो एनायन है उसका जो साइज़ होगा वो लार्ज होगा। अब जैसे सपोज करो सोडियम लेके चलते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। ग्रुपिंग करेंगे इसकी, s की वैल्यू कैलकुलेट करें 0.35, सेम में एक भी इलेक्ट्रॉन या 0 प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे 8.8। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल होता है 11, माइनस कर दो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, यहाँ जाएगी वैल्यू 2.2। अब अगर हम Na पॉजिटिव की बात करें, ये कितना हो जाएगा 10, 1s2 2s2 2p6, 3s वाला इलेक्ट्रॉन तो रिमूव ही हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करें 0.35 इंटू 7 प्लस 0.85 इंटू 2, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 4.15। इसके लिए कैलकुलेट करें 11 माइनस 4.15 इक्वल्स टू 6.85। अब देखो केटायन के साइज में, केटायन के केस में क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हाई है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा उतना क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। दैट मीन्स Na पॉजिटिव जो है इज स्मॉलर इन साइज देन Na। ओके,
ऐसे ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं एनाइन का। जैसे क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसके लिए भी हमने पीछे कैलकुलेट की थी ना वैल्यू, सेम वैसे निकालोगे। 0.35 इंटू 6 प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2। सारे को सोल्व करोगे वैल्यू आएगी 10.9। जेड स्टार क्लोरीन के लिए 17 माइनस 10.9 इक्वल्स टू 6.1। अब अगर मैं Cl नेगेटिव की बात करती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, 3p6 हो जाएंगे। तो 0.35 इंटू 7 प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2। इसको सोल्व करोगे 11.25। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 17 माइनस 11.25 इक्वल्स टू 5.75। अब देखो आपके सामने है, क्लोरीन पेरेंट एटम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हाई है एज कम्पेयर टू एनाइन। तो दैट मीन्स इसका जो साइज होगा वो एनाइन से क्या होगा, स्मॉल होगा साइज। ओके, तो इस वे में जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हेल्प से जो है हम स्लेटर रूल की हेल्प से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं किसका साइज स्मॉल होगा या फिर किसका साइज लार्ज होगा। अब ये तो थी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम स्लेटर रूल, कि स्लेटर रूल को हम किस किस वे में जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, एक दो लिमिटेशन इस प्रिंसिपल की, अब वो डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस। अब देखो वैसे अगर मैं स्लेटर रूल की बात करूँ, इट इज़ क्वाइट यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि हम जो है इसकी हेल्प से जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ईजिली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसके कुछ एक लिमिटेशंस हैं, वो क्या। अब जैसे मैं फर्स्ट लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, इस केस में क्या है, जब हम ग्रुपिंग करते हैं हम एस एंड पी को जो है एक ही ग्रुप में रख रहे हैं। बट जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करते हैं उसमें क्या होता है, एस का जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी, और हाई पेनिट्रेशन की वजह से क्या होना चाहिए, दैट एस ऑर्बिटल शुड स्क्रीन मोर देन पी ऑर्बिटल। जिसकी पेनिट्रेशन पावर जितनी ज़्यादा हाई होती है उसकी स्क्रीनिंग पावर भी तो उतनी ही मैक्सिमम होती है। तो हम इन दोनों की स्क्रीनिंग पावर को सेम कैसे ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी ये थी। सेकंड ये, अगर हमें इलेक्ट्रॉन डी और एफ के केस में हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में जितने भी प्रेजेंट हैं उन सभी की वैल्यू सेम लेके चल रहे हैं। बट ऐसा ट्रू तो नहीं है ना, बिकॉज एनर्जेटिकली अगर हम बात करें सबकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि एनर्जी सबकी डिफरेंट है। और थर्ड मैं बात करूँ कि अगर हम लोअर एलिमेंट एटॉमिक नंबर एलिमेंट की बात करते हैं वहाँ तक तो स्लेटर रूल अप्लाई हो रहा है। बट अगर हम हैवियर एलिमेंट्स की बात करें उस केस में क्या है, स्लेटर रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो ये इसकी एक दो लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट तो यही कि हम इन दोनों की ग्रुपिंग सेम नहीं कर सकते। सेकंड ये कि जो हम लोअर डीपर शेल में सबके लिए वैल्यू 1 सेम लेके चल रहे हैं वो वैल्यू हम सेम नहीं ले सकते, बिकॉज सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, और जब एनर्जी डिफरेंट है तो उनकी जो स्क्रीनिंग है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, उसको हम सेम नहीं ले सकते। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट स्लेटर रूल। इसका न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में आ जाता है, स्लेटर रूल कैलकुलेट करना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो भी जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।